वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने एरिया वेक्टर सीखा क्या होता है, सॉलिड एंगल सीखा, उसकी स्टेट एरिया की डेफिनेशन सीखी और गॉस थ्योरम थोड़ा सीखा। गॉस थ्योरम क्या कहती है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। कल मैंने सॉलिड एंगल बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। सॉलिड एंगल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, बाई फिगर समझाया है, एरिया वेक्टर समझाया है क्या होता है। कल वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, स्टेट एरिया की डेफिनेशन, सॉलिड एंगल होता क्या है वो, और गॉस थ्योरम क्या स्टेटमेंट देती है, क्या कहती है, वो नहीं पता है तो प्लीज वो वाली वीडियो पहले देख के आइएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर वहां तक की वीडियो आपकी देखी हुई है या वहां तक का आपको सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये गॉस थ्योरम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर वो नहीं आता है तो आप यहाँ पे कहेंगे सर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा क्या हो गया, ये डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई क्या होती है, तब ये, या यूनिट स्टेट एरिया क्या होती है, तब ये आपको इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर। तो वो पहले देख लीजिएगा, तब यहाँ आइएगा, तब आपको सब मैंने कल ढंग से एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, स्टेट एरिया, गॉस थ्योरम कल बहुत ढंग से सब समझाया है, एक्सप्लेन। आज मैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम करता हूं, ये स्टेटमेंट मैंने कल समझा दिया था। ठीक है, देखते हैं गॉस। पहले हम समझ लेते हैं फ्लक्स क्या होता है, डी फाई ई। प्रूफ भी देखते चल रहे हैं। फ्लक्स मैंने डी फाई क्या होता है, ई डॉट डी, छोटे से एरिया, छोटा सा एरिया, ये इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर मैंने कल समझा दिया है। ये छोटा सा एरिया, ये पूरा एक क्लोज एरिया है, इसका छोटा सा पार्ट मैंने छोटा सा एरिया डी एरिया, उसका एरिया वेक्टर उसके सेंटर से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होता है, ये डी है। तो छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा जो फ्लक्स निकलता है वो क्या हो जाता है, E डॉट डी ए। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक और स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डी फाई इस छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑन ये क्या है, बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। चलते हैं तो गॉस थ्योरम, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत थी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक एरिया। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो कितनी लाइंस जा रही है, इमेजिनरी लाइंस होती है, और एरिया पता हो कि उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में से, जैसे ये एरिया है, ये पर्टिकुलर में कोई एरिया ले लूं, ये इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 1 2 3 4, तो ऐसे करके जा रही है, इसको से पास आउट, तो इसका एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 हो गया। और अगर ये 3 जा रही है एक भाग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 2 3 4 है, लेकिन इस एरिया में से कितनी जा रही है, 1 2 3, एक तो ऊपर से जा रही है, तो फ्लक्स 3 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 ही नहीं, 1 2 3 4, लेकिन इस एरिया में से कितनी जा रही है, 1 2 3, तो फ्लक्स 3 हो गया। अब 2 हो गया, तो 2 ऊपर से जा रही है। अब 0 हो गया, 4, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है, लेकिन फ्लक्स 0 हो गया, इस एरिया में से कोई नहीं जा रही। तो दो चीजों की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये मैंने समझाया है फ्लक्स के लिए। लेकिन गॉस कहते हैं ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो ना एरिया, डेफिनेशन से फ्लक्स निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल अभी बता दूंगा क्यों। लेकिन गॉस कहते हैं ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो ना एरिया पता हो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, आपको सिर्फ ये पता हो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका 1/ε0 टाइम्स हो जाता है, अभी प्रूव करूंगा। वो कहते हैं क्लोज सरफेस उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर जो चार्ज रखा है उसका कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन याद ये रहे ये क्लोज ही सरफेस होनी चाहिए, ओपन सरफेस पे गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। चलिए तो हम प्रूफ करते हैं। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी होगा, ठीक है। तो डी फाई जो तो छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स, तो टोटल डीएक्स का क्या हो जाता है, एस, ऐसे डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई, टोटल फ्लक्स निकलने लगा ये।
ड्यू टू तो छोटे से एरिया डीए की वजह से छोटा सा फ्लक्स था, कितनी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, पूरे में से निकालना है तो डी फाई का क्या हो गया, फाई तो ये टोटल हो गया इंटीग्रल निकालने का। ये क्लोज इंटीग्रल होना चाहिए, इसलिए मैं ये गोला बना देता हूं कि ये क्लोज होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, क्लोज। ए डॉट बी वेक्टर पढ़ा होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। इसीलिए मैं कह रहा था हमें फ्लक्स निकालने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल थीटा। लेकिन गॉस सेकंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो ना, एरिया में थीटा, दोनों के बीच का, सिर्फ ये पता हो इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो फ्लक्स उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये हम प्रूव करके अभी ले आएंगे। तो हमने डेफिनेशन से कहा डी पाई इस छोटे से एरिया की वजह से था, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर जा रहा होगा, यहां एक चार्ज क्यू रखा था, क्यू से ये रेडियस कितनी दूरी पे, पॉइंट पी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में ई होगी। ये पीला था जो मैंने येलो कलर से बनाया, छोटा सा एरिया लिया इस पूरे क्लोज लूप का, पहला तो क्लोज लूप होना चाहिए, इसका छोटा सा एरिया लिया, तो एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होता है, सेंटर से आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकाल दो, कल मैंने बताया, तो इसके सेंटर से, इस पॉइंट के सेंटर से आउटवर्ड परपेंडिकुलर निकाल दिया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। यहां पे पॉइंट ओ पे क्यू चार्ज रखा था, टी पॉइंट जो इसका सेंटर है एरिया का, उससे ओ और टी की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो ये रेडियस की यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया, रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, रेडियस की डायरेक्शन में। अब बाहर क्या होगी, तो भी प्लस का क्यू है, प्लस के क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में आउटवर्ड हो गई, ये रेडियस का यूनिट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर है, तो यानी रेडियस की डायरेक्शन में होगा, डिस्टेंस की डायरेक्शन में, आउटवर्ड क्या होगा, प्लस के क्यू की वजह से बाहर की तरफ होता है। तो एरिया वेक्टर तो इसका इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर आई, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो वो है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी छोटा सा एरिया डी ए, और थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का बना एंगल थीटा। ए डॉट बी फर्स्ट ईयर में वेक्टर में पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा, तीनों चीज पता चल गई, ई डी और थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर होती है, तो रेडियस की डायरेक्शन में होती है, ये रेडियस है, इसका यूनिट वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये भी प्लस का है, इसलिए आउटवर्ड्स होगी। ठीक, छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा प्लस, टोटल निकालना पूरे क्लोज एरिया की वजह से, तो इंटीग्रल कर दिया, तो डी फाइव का जैसे डी एक्स का डी एक्स, छोटी सी लाइन का टोटल लेंथ एक्स आ जाती है, छोटा सा प्लस टोटल फ्लक्स आ जाएगा, जब डी ए का ए कर लेंगे। ठीक है सर, ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए, खुली पे गॉस थ्योरम आती नहीं, ये सारी बातें सादा याद रखनी होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे वहीं पे निकालनी है, पी पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा। ठीक है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, कांस्टेंट है, क्यू भी बाहर ले लो, इंटीग्रल में क्या रह गया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कल मैंने बताया है, ये मैंने इसीलिए कह रहा हूं, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, यही होता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा, यही क्या होता है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। ठीक है, तो जैसे डी का एक्स हो गया, तो छोटा सा सॉलिड एंगल बन जाता है, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा, छोटे से एरिया की वजह से, ये जो येलो वाला छोटा सा एरिया है, इसकी वजह से पॉइंट ओ पे छोटा सा सॉलिड एंगल बन जाता है डी ओमेगा। अब हमें पूरा चाहिए, क्योंकि हमें पूरे का फ्लक्स, ये छोटा सा था, छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा सॉलिड एंगल, और छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स, हमें इंटीग्रेट कर दिया, टोटल फ्लक्स चाहिए, तो ये डी ओमेगा भी ओमेगा हो जाएगा, टोटल सॉलिड, टोटल क्लोज सरफेस का सॉलिड एंगल निकल आएगा, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डी ओमेगा का क्या हो जाएगा,
ओमेगा, और ओमेगा की कल वैल्यू क्या बताई थी 4 पाई स्टेरेडियन। तभी मैं कह रहा हूं कल वाली देख लीजिएगा, ओमेगा की वैल्यू पूरे स्फीयर का कितना हो जाता 4 पाई ओमेगा टोटल, तो dx का x, तो छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा का, पूरे का डी ओमेगा का क्या हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई, और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, इसकी डेफिनेशन मैंने कल बताई है। तो फाई ई टोटल क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ओमेगा की वैल्यू 4 पाई, ये लिख लीजिए क्योंकि होता 4 पाई से 4 पाई कट गया, हो गया प्रूव हो गई। हैंस प्रूव्ड। टोटल प्लस जो होता है क्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 होता है, तो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल प्लस। ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, ना एरिया पता हो, ना दोनों के बीच का एंगल, तीनों चीज नहीं पता हो तब भी आप फ्लक्स निकाल सकते हो। बस कंडीशन यही है, एक तो क्लोज सरफेस होना चाहिए और उसके अंदर चार्ज एनक्लोज देना चाहिए, फ्लक्स क्या हो जाएगा उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। एप्सिलॉन की वैल्यू सब जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू पता ही है, चार्ज पता हो कितना लगा प्लस निकाल लेंगे। ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, ना एरिया और ना बीच का एंगल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, ये प्रूव हो गया, इसको कर लीजिएगा। अब कुछ बातें देख लें, फिर आगे कल सवाल करेंगे, कुछ बातें देख लें। 3 बातें मेन, बाकी कल देखेंगे। सुनिए, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, आगे पढ़ेंगे आप, अभी चिंता ना करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। उसमें 4 फंडामेंटल इक्वेशन दी थी। तो गॉस थ्योरम इज वन ऑफ देम। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 4 फंडामेंटल इक्वेशन दी थी। इन इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस भी कहते हैं, नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। मेरी बात समझिए, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें पढ़ेंगे मैक्सवेल की। तो उन्होंने मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, उसमें 4 इक्वेशन दी थी। उन इक्वेशन को क्या कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। उन 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन गॉस की थ्योरम है, यही वाली, जो मैं तब भी बताऊंगा कि मैंने आपको समझाया था, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जो अभी प्रूव करके लाए। गॉस थ्योरम एक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बात समझ में आ गई, ये लिख लीजिएगा, टाइम में लिखने में वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे इसके अंदर चार्ज प्लस का 5 कूलम, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 7 कूलम, माइनस का 1 कूलम होता है ये इसके अंदर, और बाहर होता 4 कूलम और माइनस 3 कूलम। तो जानते हो गॉस थ्योरम सिर्फ अंदर वाले चार्ज, एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ये समझ लो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा क्या होती है एनक्लोज्ड। तो हमें यहां पे जो निकालना है इसके एनक्लोज चार्ज कितना है, तो निकाल लो क्यू टोटल 5 + 7 -2 और -1। इनसे और इनसे मतलब नहीं है, जो फाई ई जो लगता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो नेट चार्ज क्यू टोटल जो नेट लगता है, ये जो एनक्लोज जो अंदर होते हैं उन पर डिपेंड करता है वो नेट चार्ज।
बाहर कितने हैं उनसे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो 4 कूलम और -3 कूलम इसमें नहीं आएंगे। नेट चार्ज होगा जो इसके अंदर है, कितना कितना 5 7 -2 और -1, तो आपका कितना आया 12 -3 9, तो आपकी जो हो जाएगी यहां पर कितना लगा 9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा फ्लक्स। समझ में आया? इसकी कल यूनिट भी लिखवाई थी वोल्ट मीटर, या एक यूनिट और होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये लिख लो, या ये वोल्ट मीटर वोल्ट पोटेंशियल की होती है। अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की बात, ये हो जाएगा। बाहर वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है वो सारा नेट चार्ज। कुछ लोग इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं, E इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन। समेशन Q का मतलब है सारा चार्ज जोड़ दो जो अंदर है एनक्लोज्ड। गॉसियन सरफेस। दूसरी बात बता दी, एक तो मैक्सवेल का भी, दूसरी ये समेशन है ये, इसका मतलब है नेट चार्ज जोड़ दो जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये गॉसियन सरफेस है जहां हमें निकालना है फ्लक्स, तो इसके अंदर जितना चार्ज है जोड़ दो, 1 2 3 4 चारों जोड़ दो, 5 में होता है उसे भी जोड़ देते विद साइन, जैसे माइनस के तो माइनस के, प्लस के तो प्लस के, सबको जोड़ दो, जो निकल के आए वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी यूनिट होती है, कल मैंने समझाया है। बार बार कह रहा हूं वो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर नहीं आता हो तो देख लीजिएगा, तब ये करिएगा, सब समझ में आएगा। और आपको आता है तो डायरेक्ट ये आप देखिए, आपको सब समझ में आ ही रहा होगा, कहने की बात ही नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा बहुत कठिन कोई चीज समझाई जा रही है, जबकि आई एम ट्राइंग माय वेरी बेस्ट कि सबसे सरल तरीके से आपको बता सकूं। तो दूसरी बात समझ में आ गई, बाहर के चार्ज से मतलब नहीं होता। अच्छा, ये चार्ज कब इंक्लूड होता वो सीख लो। जब हम ये वाली गॉसियन सरफेस ऐसे करके यहां तक ले आते, ये अब ये एनक्लोज ये आ गए, अब तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस क्लोज होनी चाहिए, ये क्लोज है, इसके अंदर ये भी आ गया, तब ये भी जुड़ जाता। क्या हो जाता 5 7 4 3 2 और -1, ये सब जुड़ जाते, 1 2 3 4 5 6, ये सब जुड़ जाते, 7 5 12 16 -6 10 हो जाता। 7 12 टप यहां कितना हो जाता 10 लग जाता, बस समझ आ गई। और माइनस का बचता, मानो माइनस का ज्यादा आता, माइनस का मान के चलो माइनस का 10 आता, तो ये माइनस लग जाता। माइनस ये दिखाता कि इनवर्स है या आउटवर्स है, वो अच्छी दो वहां पे एक तो मैक्सवेल वाली बता दी, एक बता दिया कि एनक्लोज होना चाहिए, और बाहर है तो वो चार्ज डिपेंड नहीं करेंगे, वो गॉसियन सरफेस के अंदर ले जाएंगे, तो फ्लक्स क्यूब में वो इंक्लूड नहीं होंगे। तीसरी चीज लास्ट सुनो, ये चार्ज क्यू था, ये क्लोज सरफेस है ए, ये वाली सरफेस है ए, और रेडियस क्या है आर, तो फ्लक्स कितना होगा इसकी वजह से, चार्ज की वजह से, एनक्लोज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन सा रेडियस, वो ए वाले सरफेस पे, A1 वाली, चार्ज क्लोज सरफेस है, चार्ज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है क्लोज। अब कोई बच्चा कहे हम तो ना भैया रेडियस दुगनी कर दी, अब हमें यहां निकालना है, अब इसकी रेडियस 2r हो गई, रेडियस कितनी हो गई 2r, दूसरा एरिया उसका ये वाला बन गया, ये भी एनक्लोज्ड है, ये भी क्या है एनक्लोज्ड, ये वाला। अब एक बच्चे ने ये r रेडियस वाला एक एरिया A1 लिया, चार्ज क्यू रखा था, तो उसके लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा प्लस A1 गॉसियन सरफेस पे। अब दूसरे बच्चे ने 2r लिया, वो कह रहा इस पे निकालो, अब आप कहोगे सर आपको रेडियस दुगनी हो गई, या तो फ्लक्स दुगना हो जाए या आधा हो जाए, नहीं, फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे, इस वाली सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा था Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, भले ही रेडियस r थी,
दूसरी वाली सरफेस पे रेडियस 2r हो गई A2 वाली पे, लेकिन चार्ज तो इस वाली के अंदर भी कितना है, बस 2 है। ये वाला हटा लो, जैसे आप दूसरा बच्चा के हम तो दुनिया करेंगे, हटा ली उसमें पहले वाले की वजह से हटा ली, A1 हट गया, A1 की वजह से तो ये आ गया आर रेडियस, अब ये हट गया, अब ये 2r हो गया, 2r की वजह से कितना होगा, अरे भाई तो दुगनी रेडियस से ये तो कोई फर्क थोड़ी है, ये तो कह रहा है क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन, तो आप तिगुना कर दो, चौगुना कर दो, उससे कोई फर्क नहीं करेगा, रेडियस और आगे कर दो, और चार्ज और छोटी रेडियस कर दो लोग, इससे भी छोटी कर दी, तब भी रहेगा क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि ये सिर्फ इस बात से डिपेंड करता है कि जो एनक्लोज सरफेस लिए, जो गॉसियन सरफेस लिए, उसके अंदर चार्ज कितना है, उसकी रेडियस, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। वो फॉर्मूला अलग है, E डॉट डी। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे फ्लक्स का, तब ये हम लगाएंगे एरिया कितना है, 4 है, 10 है, तब एरिया पे डिपेंड करेगा, कल इस पे सवाल न्यूमेरिकल कराऊंगा। लेकिन जब तक हम Q अपॉन एप्सिलॉन गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, जो सिर्फ Q पे डिपेंड करती है कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, वो लगा के अगर हम फ्लक्स निकाल लें, तो चाहे हम रेडियस दुगनी कर दे, तिगुनी कर दे, आधी कर दे, 1/4 कर दे, बस अगर चार्ज उसके अंदर Q है तो सब बात फ्लक्स सेम ही आएगा। इज दैट क्लियर? कल और अच्छे से समझाऊंगा, कब तक पढ़ते रहिए। कल गॉसियन सरफेस के आगे के कुछ डेरिवेशंस, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, पढ़ते रहिए। कल वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आज वाला इसको एक दो बार समझिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कुछ अपनी स्टडी करिएगा रेफरेंस बुक से। कल मैं मिलता हूं, तब तक बाय।